नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव, दोनों में नरेंद्र मोदी अपने मददगारों के कारण फंस गए हैं। अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जबरन का सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसमें आखिर में मोदी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब पूर्व जजों की नाराजगी भी इसमें सामने आई है। वहीं बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने नया दावा कर खुद को फंसा लिया है। चुनाव आयोग का दावा है कि 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। कल रविवार 24 अगस्त को प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने दावा किया है। इस दावे पर योगेंद्र यादव ने तथ्यों की जांच की अपील कर दी है। योगेंद्र यादव ने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, ये जरा उसको देख लीजिए। लिख रहे हैं, फैक्ट चेक रेड अलर्ट। चुनाव आयोग ने अभी ये असाधारण दावा जारी किया है। बिहार में 98.2% मतदाताओं ने पहले ही अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। कृपया इस दावे को किसी भी गांव, मोहल्ले या बीएलओ से चेक करें और सच इस पोस्ट में जवाब रिप्लाई में लिखें, यानी जो सच है इस पोस्ट के जवाब या रिप्लाई में लिखें, यानी रिप्लाई में लिखें। योगेंद्र यादव ने इस तथ्य की जांच के लिए सभी मीडिया कर्मियों और नागरिकों को आमंत्रित किया है। अब इस रेड अलर्ट से बीजेपी को क्या नुकसान हो सकता है, ये देखना होगा। लेकिन इधर एक नया अलर्ट अमित शाह के कारण खड़ा हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले केरल में अमित शाह ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थन बता दिया था। दरअसल जस्टिस रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर के साथ इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों, खासकर जस्टिस रेड्डी और जस्टिस निज्जर, दोनों सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जुलाई 2011 में सलवा जुर्म को खत्म करने का आदेश दिया था और निर्णय दिया था कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में इस्तेमाल करना अवैध और असंवैधानिक है। इस पीठ ने आदिवासियों के हाथों में थमाए गए हथियार भी वापस लेने का आदेश दिया था। लगभग 1.5 दशक पुराने इस फैसले की याद दिलाकर अमित शाह ने न केवल जस्टिस रेड्डी को नक्सलवाद का समर्थक बता दिया, बल्कि सलवा जुर्म के मुद्दे को उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर जबरन विवाद खड़ा कर दिया है। अब अमित शाह के बयान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के 18 रिटायर्ड जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और कहा है कि अमित शाह ने सलवा जुर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत मतलब निकाला है। सेवानिवृत्त जजों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का सलवा जुर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कहीं भी नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। कुल मिलाकर बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना, शायद इसी को कहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में संख्या बल अब तक तो है, लेकिन अमित शाह के ऐसे बयान अगर हालात और जज्बात बदल दें, यानी दोनों बदल दें, तो फिर मोदी के लिए बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी देश में उपराष्ट्रपति से जुड़े विवाद बीजेपी की खूब किरकिरी करा रहे हैं। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका सही कारण आज तक पता नहीं चला है और न ही अभी यह पता चला है कि अपने इस्तीफे के बाद से जगदीप धनखड़ किसी से बात आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पार्लियामेंट का समापन हो रहा था, यानी जो मानसून सत्र का समापन हो रहा था, उसमें उनका जिक्र तक नहीं आया जगदीप धनखड़, जबकि पहले दिन, शुरुआती दिन वो थे और उसी रात को, यानी 21 जुलाई की रात को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सारी उंगलियां बीजेपी की तरफ उठ रही हैं और जब एएनआई ने अमित शाह से, एएनआई जानते हैं न्यूज सर्विस है, उसने अमित शाह से इस बारे में सवाल किया तो वो कुछ ऐसा जवाब दे सकते थे जिससे बात संभलती, लेकिन अमित शाह ने स्वास्थ्य कारणों की बात को दोहराया है और दोहराने के साथ ही ये भी कह दिया कि किसी को भी इसे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
तो सवाल यह है कि क्या अब अमित शाह तय करेंगे कि देश में किस मुद्दे की पड़ताल की जाए और किस मुद्दे की पड़ताल ना हो, किसकी की जाए किसकी ना की जाए, यानी ये सब कुछ अमित शाह तय करेंगे क्या। इसीलिए दोस्तों आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी क्या छिपाना चाहती है, क्यों बातों का खुलासा नहीं करती है बीजेपी और न ही चाहती है कि लोग पड़ताल करें। एक तो यह महत्वपूर्ण बात, लेकिन दूसरी तरफ क्या यह बात रखकर सलवा जुर्म की बात और इसके बाद अब 18 पूर्व जजों की जो चिट्ठी आई है उसको लेकर बवाल मचने वाला है। लेकिन इन सबके बीच उधर बिहार में जो बवाल मचा हुआ है उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की तो उसके बाद से चुनाव आयोग सख्ते में आ गया और पिछले ये जो कल का रविवार जो बीता है वो नहीं, उससे पहले वाले रविवार, पिछले रविवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि एक सप्ताह के अंदर राहुल गांधी या तो माफी मांगे देश से या हलफनामा दें। राहुल गांधी ने ना माफी मांगी ना हलफनामा दिया। एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है, अब चुनाव आयोग आखिर क्या करेगा। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का मामला जो है वो फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में वहां अलग नकेल कसी गई है चुनाव आयोग की, जहां साफ साफ कह दिया गया है कि अब आप आधार कार्ड भी लेंगे और आधार कार्ड लेंगे, उसके अलावा बीएलए भी आपका साथ देंगे जो बूथ लेवल एजेंट हैं राजनीतिक दलों के। लेकिन इसके साथ कल जो दावा चुनाव आयोग का आया है कि 98.2% लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ गए हैं, इसके क्या मायने हैं। ये नया दावा है, हास्यास्पद इसलिए है कि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग आखिर क्यों कर रहा है। इन सब की ये जो नया दावा है इसकी भी पड़ताल करेंगे ये भी कि क्या बुरे फंस गए हैं अमित शाह। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चीज कि क्या चुनाव उसमें अमित शाह ने जो नक्सल से जोड़ने की कोशिश की है, इससे जजेस जो नाराज हो गए हैं उसका क्या असर पड़ने जा रहा है देश की सियासत पर। आइए जरा इन सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों के बीच। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। और इसके साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण है, कल आपने देखा होगा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बाइक की सवारी कर रहे थे, दोनों बाइक चलाते हुए पूर्णिया से अररिया की तरफ बढ़े थे और बाइक चलाने के बाद बहुत परेशानी में वहां नीतीश कुमार का कुनबा दिखाई दे रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूँ जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा समझना चाहता हूं कि यहाँ एक चौथी बात जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी यहाँ, और आपका नाम आ रहा है, आपके पास आ रहा हूं तो उसका जिक्र भी आ ही जाए। आखिर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री में क्या रखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अभी मामला नहीं पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि डिग्री नहीं दिखाएंगे। पहले तो मोदी जी कहते थे डिग्री नहीं दिखाएंगे, उसके बाद मोदी जी का साथ देने के लिए गृह मंत्री साहब आ गए, यानी अमित शाह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा, वो एक डिग्री लेके आ गए। वो कह रहे हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नरेंद्र मोदी ने एमए किया है। उसके बाद अब डिग्री मांगी जा रही है तो चुनाव आयोग मुख्य सूचना आयुक्त ने मना कर दिया कि हम इसकी कोई सूचना नहीं देंगे। यह मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, पहुंचा, आज हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, फैसला पहले ही 27 फरवरी को यह फैसला सुरक्षित रखा गया था डॉक्टर साहब, और इस फैसले को आज सुनाया गया है और जिसमें इस केस को डिसमिस किया गया है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब आप डिसमिस कर देते हैं और इसकी जरूरत नहीं है, यानी यहाँ सूचना आयुक्त ने जो फैसला लिया है कि आपको हम नहीं दिखाने देंगे, यानी आपकी डिमांड को हम फुलफिल नहीं करेंगे, इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ छिपाया जा रहा है। देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में जो नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर तीसरी बार काबिज हुए, आखिर वो अपनी डिग्री छिपाने में इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं और क्यों ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या बढ़ेगा ये भी डॉक्टर साहब। लेकिन आपने तो अपनी पहली क्लास से लेकर आखिरी तक यानी पीएचडी तक की डिग्री रख दी है,
लेकिन आपकी डिग्री से किसी को लेना देना नहीं है, डिग्री तो उनकी चाहिए, डिग्री उनकी चाहिए। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तमाम दूसरे विषयों पर हम बात करेंगे ही, लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री और उसकी शैक्षणिक योग्यता इसलिए सवालों के घेरे में है कि वे अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते। हमारे देश के कानून में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसका ग्रेजुएट होना जरूरी या मिडिल पास होना भी जरूरी, बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जिस तरह की पहेलियां पिछले 1-1.5 दशक से चल रही हैं, उनका निवारण तो होना चाहिए। 9 मई 2016 को अमित शाह और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 डिग्रियां दिखाई। तो जो डिग्रियां 2-2 मंत्री दिखा चुके थे, उसे अब बाकी लोगों को दिखाने में क्या परेशानी? यही असली बात है कि परेशानी क्या है। परेशानी यह है कि जो डिग्रियां दिखाई गई थी उनमें कई तरह की गड़बड़ियां थी। ये स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी के हिज्जे गलत लिखे हुए हैं, उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। इतवार के दिन डिग्री बनी है। कौन सा विश्वविद्यालय इतवार के दिन डिग्री को बनाता है खोलकर अपना कार्यालय? दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री का अपने चुनावी हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता को लेकर किया गया उल्लेख गलत साबित हो जाएगा, अगर उनकी ये उद्घोषणा जो हलफनामे में देनी पड़ती है चुनाव के समय, एक तो अपनी आर्थिक दशा के बारे में, अपना जो वित्तीय जो स्टेटस है उसके बारे में, और शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यद्यपि प्रधानमंत्री के चुनावी हलफनामे में उनकी वैवाहिक स्थिति भी बदलती रही, लेकिन आज बात सिर्फ इस डिग्री की। अगर खुदा न खास्ता प्रधानमंत्री की ये डिग्री फर्जी साबित हो जाए, तो नरेंद्र मोदी के पिछले चुनाव जब जब उन्होंने इसका उल्लेख किया होगा, वे सारे जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं में शून्य घोषित हो जाएंगे, यहां तक कि इसकी सजा भी उन्हें मिली। राजस्थान के बाड़मेर में अभी कुछ महीने पहले एक मोहतरमा, एक महिला है सरपंच, उनकी 8वीं की मार्कशीट फर्जी पाई गई। बाकायदा न्यायालय ने उनके चुनाव को निरस्त घोषित किया, उन्हें सजा दी, साथ में यह भी कहा कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट से न केवल चुनाव अधिकारियों को धोखा दिया, बल्कि अपने मतदाताओं के साथ भी छल किया। ये शब्द है न्याय जिस जज ने फैसला किया है। तो एक सरपंच अगर 8वीं क्लास की फर्जी मार्कशीट लगाने से अपने चुनाव को, अपने वैधानिक रूप से जीते गए चुनाव को खो देता है, उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है, उसे सजा मिलती है, उस पर आर्थिक दंड लगता है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री अगर फर्जी पाई गई तो क्या होगा? इसकी कल्पना मात्र से आप सहर जाएंगे। फिर यह होगा कि नरेंद्र मोदी के वे सारे चुनाव शून्य घोषित हो जाएंगे, देश के कार्यकारी प्रमुख के नाते लिए गए उनके तमाम फैसले अवैध हो जाएंगे, क्योंकि जिसका चुनाव ही अवैध है, जिसका नामांकन ही अवैध है, अगर रिवर्स में चले तो बाद में उसका प्रधानमंत्री बनना तक असंवैधानिक हो जाएगा। इसलिए आज का अदालत का यह फैसला सचमुच चिंताजनक है। किसी की भी डिग्री में ऐसा क्या हो सकता है जिसे छुपाने की जरूरत पड़े? मैं तो ऐसा मानता हूं कि दुनिया के वे पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी डिग्री को छुपाने के लिए सरकार, उसके हिमायती और अदालत इस सीमा तक जा रहे। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, डिग्री की जरूरत नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के पास कोई डिग्री नहीं थी, 30 भाषाओं के जानकार थे, लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी के प्रोफेसर बन गए बिना किसी औपचारिक डिग्री। हमारे प्रधानमंत्री एक बार कह दें उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वे यहां तक कह दें वे 8वीं पास भी नहीं है, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन डिग्री छुपाया जाना कानून के साथ धोखा करना। अब उस मुद्दे पर आते हैं जहां से आपने बात शुरू की कि अमित शाह जिस तरह से सवालों के जवाब दिए हैं, उनमें डॉक्टर साहब एक तरह की छुपी हुई धमकी निहित है। उसमें डॉक्टर राजीव रंजन को, डीवी नायक को, डॉक्टर राकेश पाठक, XYZ सबको
ये धमकी दी जा रही है कि अब आइंदा धनखड़ को ढूंढने की कोशिश न करें। जी भविष्य में अगर कोई कपिल सिब्बल, संजय राउत हैबियस कॉर्पस लगाने जा रहा हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के जरिए देश के उपराष्ट्रपति को ढूंढने की कोशिश करे, तो उसे अपनी कोशिशें रोक देना चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक देश इस मुकाम पर पहुंच गया है कि देश का उपराष्ट्रपति लापता है। आज 34 दिन हो गए उन्हें गुम हुए, और गृह मंत्री कह रहे हैं इस मुद्दे को बात का बतंगड़ मत बनाइए। जी क्या ये बतंगड़ बनाने वाली बात है कि देश का उपराष्ट्रपति कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उसका लिखित कोई बयान सामने नहीं आ रहा, और गृह मंत्री पूरे देश को धमकी दे रहा कि ढूंढने की कोशिश मत की। ऐसा तो सचमुच तानाशाही निजाम में होता है। तो क्या हम सचमुच घोषित तानाशाही में पहुंच गए? बाकी के सवालों पर अगले चरण में चर्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और प्रशांत जी, आपके पास जरा आना चाहता हूं। पहले डिग्री की बात कर लें हम, फिर चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर धमकियों पे भी आएंगे, जैसा डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश कर रहे थे। और शुरुआत में मैं ऑलरेडी बहुत सारी बातें रख चुका हूं, क्योंकि 18 जो पूर्व जज हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जो अब इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, यानी बी सुदर्शन रेड्डी, उनको लेकर, और आप साफ साफ कह रहे हैं कि वो नक्सल समर्थक हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय सलवा जुड़ुम को रोकने का आदेश दिया था। जो 2 जजों की बेंच थी, और 2011 की बात है ये, जुलाई की, जिसमें इन्होंने आदेश दिया था। लेकिन अभी इस मामले को, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव को, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी ने साफ साफ कहा है कि मैं इस चुनाव को उधर पॉलिटिकल उसमें लेके नहीं जाना चाहता हूं। उपराष्ट्रपति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर का पद होता है, उनका बयान है ये, और इसीलिए इसका राजनीतिकरण मैं नहीं करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है, इनका बयान आ गया, यानी बी सुदर्शन रेड्डी का बयान आ गया। लेकिन इधर मोदी जी का जो कुनबा है, अमित शाह जी का जो कुनबा है, वो इसके राजनीतिकरण की ओर जा रहा है। वो जाएगा, अभी और थोड़ा सा नीचे गिरने की जरूरत है, या गिरेंगे, जरूरत भी नहीं है, वो गिर जाएंगे, वो दिखेगा। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चीज है, डिग्री। अभी एक और खबर आई है। खबर यह है कि एक डिमांड और हुई थी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, मुख्य सूचना आयुक्त से। डिमांड ये थी कि स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की डिग्री दिखाई जाए। स्मृति ईरानी की डिग्री का आदेश दे दिया गया था मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से कि हां दिखाई जाए, सीबीएसई को आदेश दिया गया था। इसके बाद स्मृति ईरानी की तरफ से या कहें तो वही चली गई उधर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का फैसला आया और इस पर रोक लगा दी गई है कि डिग्री नहीं दिखानी है। मतलब यहां पर कोई भी डिग्री नहीं दिखाएगा। अब डॉक्टर साहब, आप भी जो डिग्री दिखा रहे हैं उसको वापस ले लीजिए। आप भी दिखाएंगे, कोई मतलब नहीं है, आप भी वापस ले लीजिए, क्योंकि अब जी डॉक्टर साहब, मैं अकेला नहीं हूं। अभी सागरिका घोष ने दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी डिग्री भी साझा की है। देश भर में सैकड़ों लोगों ने अपनी डिग्री ट्विटर और फेसबुक पर डाल दी है। लेकिन जिनकी चाहिए उनकी चाहिए ना, वो क्या करेंगे? वो नहीं। नरेंद्र मोदी जी डिग्री नहीं दिखाएंगे, स्मृति ईरानी जी की डिग्री की आप जांच नहीं करेंगे, नहीं आप नहीं दिखा। आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों? और एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर प्रशांत जी जो है वो ये है कि आप अपने चुनावी हलफनामे में अगर आपने गलत जानकारी दी है, अब जब तक तो आप सत्ता पे आसीन हैं, आप जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर ले रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता से बाहर निकलेंगे तब तो आप जेल की हवा खाएंगे, ये साफ है। आपका चुनाव शून्य होगा, वो तो अलग। आप मुख्यमंत्री रहे गलत हलफनामे में, आप प्रधानमंत्री रहे गलत हलफनामे में, ये अगर साबित हो जाता है, जो यहाँ 30 और 31 दिन वाला 130वां संशोधन लेके, संविधान संशोधन लेके आ रहे हैं, एएनआई को दिए हुए जो उनका वक्तव्य है, जो उनका इंटरव्यू है अमित शाह का, उस इंटरव्यू में भी खुल के कह रहे हैं आप कि ये अरविंद केजरीवाल का वहां भी जिक्र आ रहा है, और आप विपक्ष पे सीधा निशाना साध रहे हैं, तो ये एक उंगली तो उधर उठा रहे हैं, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ आ रही हैं। बहुत सारे यहां तो कीचड़ दलदल है, उसमें धंसे हुए हैं आप। राजीव जी, डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपने जो दावा किया वो सच है कि नहीं।
प्रधानमंत्री राइट। कई बार कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है। वो इंटरव्यू अभी भी सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे। वो इंटरव्यू तमाम प्रतिष्ठित चैनलों के इंटरव्यू में उन्होंने कहा। और ये जो डिग्री आप दिखा रहे हैं, ये अरुण जेटली और अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी, जिसके बारे में बहुत डिस्प्यूट हुआ। उन्हीं दिनों जब ये दिखा रहे थे तो मैंने उसके बाद अभी कुछ वर्ष पहले मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से इंटरव्यू किया था जी। वो भी उसी साल उनको डिग्री मिली थी, उन्होंने अपनी डिग्री दिखाई मुझे। तो वो डिग्री जो उनकी थी और जो उसी साल की डिग्री मोदी जी की है, उसमें उसके फॉर्मेटिंग में, फॉन्ट में, सब में अंतर था बहुत। तो ये तो डिग्री का मामला जो है, वो जो डॉक्टर पाठक ने कहा, राकेश जी ने, वो एकदम सही है कि उसका जो कानूनी पहलू है वो महत्वपूर्ण है। और वो कानूनी पहलू जब महत्वपूर्ण होगा तो कभी ना कभी आप कानून के चपेटे में आएंगे। अभी हो सकता है कि आपको राहत मिल जाती हो। आप सोचिए, इंदिरा गांधी के ऊपर क्या आरोप थे जब उनका चुनाव रद्द हुआ। कुछ पुलिस वालों ने जो है उनका मंच बनाने में जो है वो काम किया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने रैली की थी। ये मुख्य आरोप था, और एक दो छोटे छोटे आरोप और थे, लेकिन ये मुख्य आरोप था कि पुलिस के लोगों ने वहां पे गड्ढे किए बल्लियां लगाने के लिए, बैरिकेटिंग बनाने के लिए उनकी रैली में। और उस आधार पर उनका जो है, प्रधानमंत्री रहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एकमात्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई, और वो चुनाव वो मुकदमा हार गई और उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया चुनाव लड़ने को लेकर। अब उससे तो बहुत गंभीर आरोप है ये। वो तो कोई बहुत आज की राजनीति में आप देखिए तो कितना वो हास्यास्पद लगता है वो आरोप। तो डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, उसका छिपाया जाना, उसका जो दावा आपने किया अपने एफिडेविट में, वो गलत है, और कभी ना कभी उसका वो होगा। दूसरी बात यह है राजीव जी कि डिग्री केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। हम आप जब बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, हमारा जो कॉन्डक्ट होता है समाज में, अपने पेशे में, तो वो हमारी डिग्री रोज दिखाता है। ये देश 11 साल से मोदी जी की डिग्री देख रहा है। हर भाषण में उनकी डिग्री दिखाई देती है। जी, वीडियो फ्रीज हो गया है प्रशांत जी का, लेकिन बात यहाँ डिग्री की चल रही है दोस्तों। और डिग्री, जी हाँ, ये डिग्री हर भाषा की बात हो रही है, और ये डिग्री आखिर क्यों बार बार चर्चा में आ जाती है, और नरेंद्र मोदी आखिर अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी की डिग्री पर इतने सवाल पैदा होते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आज से लगभग 7-8 साल पुरानी तस्वीर है। उस समय जीवित थे अरुण जेटली भी, और इन दोनों ने, अमित शाह ने, अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री दिखाई थी कि देखिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटायर पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने डिग्री हासिल की है, और बहुत बढ़िया है, आपने डिग्री दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। लेकिन उसके बाद जी प्रशांत जी। जी, तो अब ये तस्वीर जो आप दिखा रहे हैं, उसी से लगता है कि कितना रिसर्च कमजोर होता है बीजेपी का। और अमित शाह के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अरुण जेटली तो बहुत प्रख्यात वकील रहे। उनकी मौजूदगी भी हैरान करने वाली थी। और बाद में इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हंगामा और बढ़ गया जी, जब लोगों ने तुलना कर ली उसके फॉन्ट की और उसके स्टाइल की और इन सब की, और दिखाई दे रहा था कि डिग्री जो है, मतलब वो जिस वक्त की डिग्री है उस वक्त वो फॉन्ट अवेलेबल ही नहीं था पूरी दुनिया में, भारत की छोड़ दीजिए। तो वो कंप्यूटर टाइपिंग उस जमाने में नहीं होती थी। अब जो बात मैं कह रहा था कि देखिए, डिग्री प्रधानमंत्री की रोज इस देश से हर भाषण में डिग्री देख रहा हूं, उनके हर एक्शन में डिग्री दिखाई दे रही है। तो
ये मुद्दा राजनीति में तो मतलब हम लोग देख ही रहे हैं, उनकी डिग्री, विदेश नीति हो, राजनीतिक भाषण हो, रैलियां हो, वो उनकी उनकी डिग्री, उनकी शैक्षणिक योग्यता वहां पे दिखाई देती है प्रधानमंत्री की। और आप किसी और से तुलना कर लें, उनकी भी डिग्री दिखाई देती है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना ज़हीन है। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग का दावा है, जी, अभी मुझे ये साफ नहीं है कि 98%, 98.2% टू बी प्रिसाइज, 98.2% का लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। ये 98% 65 लाख लोगों को बाहर करके है कि उनको मिला के हैं? मुझे लगता है कि वो 65 लाख लोगों को हटा के हैं। 98%, यानी जो इनका इलेक्टोरल रोल है उसके 98% लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। और उसमें भी आधार कार्ड को लेकर बहुत विवाद है अभी भी। कल हम लोगों ने चर्चा की और फिर हम बता रहे कि आधार कार्ड को लेकर विवाद है। बीजेपी ने वही काम किया है जो चुनाव आयोग करता है। बीजेपी का बयान आया कि अपोजिशन मिसलीड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आधार को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आधार को भी इंक्लूड कीजिए, और आधार को इंक्लूड करने का मतलब क्या होता है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जी, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक। उसमें यह नहीं है कि ये भी होगा तो वो भी होगा। तो अगर किसी के पास आधार है तो उसको किसी और डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ऐसे उसकी समीक्षा की जाएगी। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ आधार नहीं होगा और कुछ भी होगा। आधार नागरिकता का वो नहीं तो नागरिकता का दस्तावेज क्या है, कोई बता दे हमको, बीजेपी बता दे, मोदी जी बता दें कि उनके पास भारत के नागरिक होने का क्या प्रमाण पत्र है। भारत के राष्ट्रपति के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भारत के नागरिक होने का कौन सा दस्तावेज उनके पास है जो भारत सरकार ने दिया हो? हमारे आपके पास तो नहीं है। तो चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी कह रही है। अब इसकी जो 98% की हकीकत है उसका भी एक हम लोग नजारा देख लें, छोटा सा एक सैंपल। बिहार के कुछ पत्रकारों ने और 8-9 पत्रकारों ने 3 विधानसभा क्षेत्रों पे दौरा किया और उन एड्रेसेस में गए जिन एड्रेसेस को इनके वोट में लिखा हुआ है। अब आप देखिए, वो कटिहार में एक हाउस नंबर 82 है, बूथ नंबर 222 में, उसमें 197 लोग रह रहे हैं मतदाता। ये जो नई इलेक्टोरल रोल है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको। पूर्णिया में एक मकान पे मकान नंबर 2 में 153 लोग हैं। मधुबनी में एक बूथ नंबर 120 में 129 मकान नंबर पे 389 लोग हैं जी। ये लिस्ट बड़ी लंबी है। उसमें सबसे मजेदार बात जो है राजीव जी, ये तो लिस्ट बड़ी लंबी है, 14 जगहों पे वो लोग गए हैं। मैं 14 के नाम पढ़ सकता हूँ लेकिन इतना समय नहीं। अब इसमें आप देखिए, एक चंदन यादव साहब हैं, उनके मकान नंबर पे, उनका जो मकान नंबर जिसमें 153 वोट रजिस्टर्ड है, वो एक प्राइवेट लैंड पे मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में 153 लोग हैं। और एक दूसरा आप देखिए, एक है हाउस नंबर 22, उसमें संजय कुमार चौरसिया बिजनेसमैन है, उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। उनके मकान पे उसी एड्रेस पे कई मतदाता जोड़ दिए गए, उनको मालूम भी नहीं है और उनका खुद का नाम नहीं है। अब आप सोचिए, तो इस तरीके से अगर 98% आप कह रहे हैं तो ये तो मजाक है लोकतंत्र के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, भारत के संविधान के साथ, और जो आप चुनाव आयोग चला रहे हैं उसके साथ। कहाँ गया? कितनी दर्जनों रिपोर्ट है कि बीएलओ नहीं गया हाउस टू हाउस।
हमारे चैनल पे लोगों ने दिखाया जी कि BLO नहीं गया। तो ये जो 98% की लिस्ट है, ये दावा है, ये दावा जमीन पे नहीं है, ये केवल प्रेस रिलीज में ये दावा है। जो अभी योगेंद्र यादव जी का ट्वीट है, उसमें मैं उस ट्वीट में अभी गया नहीं हूँ, नीचे तमाम लोगों ने रिप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन मैं तो 10 पत्रकारों के इन्वेस्टिगेशन को बता रहा हूँ। जो बिहार के पत्रकार हैं वो 14 जगहों पे गए, उन एड्रेसेस पे गए, और जहाँ पे आप देखिए कि मंदिर में इतने लोग हैं, जिसके मकान पे 24 लोग हैं, उसका खुद का नाम नहीं है, दूसरे लोग हैं। तो ये कौन है जो इन लोगों के नाम जुड़वा रहा है? ये कौन से अदृश्य शक्तियां हैं? ये अदृश्य मतदाता कौन है जिनके नाम जुड़ गए हैं? इसीलिए ये SIR की जो प्रोसेस है, ये पूरी फॉल्टी प्रोसेस है, गैर कानूनी है। और इस प्रोसेस पे SIR के द्वारा बनी हुई वोटर लिस्ट से चुनाव होगा तो परिणाम लोकतांत्रिक नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, वो फर्जी हो। और भारत के लोकतंत्र के साथ कभी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ नहीं है जो हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसको नए सिरे से बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। जो बात मैंने पहले की, फिर दोहरा देता हूं कि आप SIR बनाते रहें, ज्ञानेश कुमार जी रिटायरमेंट होने के बाद भी बनाते रहे, SIR पे काम करते रहे कंसल्टेंट बन के चुनाव आयोग के, लेकिन चुनाव जो आपने ऑलरेडी एक मतदाता सूची पब्लिश कर दी है, उसके हिसाब से चुनाव कराएं। इस SIR के प्रोसेस से बनी हुई मतदाता सूची से चुनाव होगा तो वो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। जी, ये बात तो लगातार हो रही है कि अगर ये जो SIR है और इस पर समय भी अभी कम है, और दूसरी चीज़ की अभी देखिए ये एक राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट है जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि माननीय चुनाव आयोग हमारे BLAs द्वारा यानी बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा दाखिल और प्रेषित क्लेम आपकी सूचना पट और प्रणाली में क्यों परिलक्षित नहीं हो रहा है। ये जो क्लेम है उनके न सूचना पट में है और न ही जो नोटिस बोर्ड है उसमें नहीं है, और न ही उनका जो प्रणाली है उसमें नहीं परिलक्षित हो रहा है। आखिर क्या कारण है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन इसलिए पूछा जा रहा है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 98.2% लोगों के ऑलरेडी सब कुछ फटाफट बिल्कुल सब बढ़िया है, दूसरी तरफ ये क्लेम है और इस क्लेम को लेकर, और ये क्लेम अभी हो सकता है और बढ़े, क्योंकि अब जो राजनीतिक दल हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी रखा है कि 12 जो रजिस्टर्ड दल हैं वहाँ बिहार में उनको आगे आना चाहिए, उनके BLA को आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा कमेंट। सुनील शुक्ला जी, आपके पास नरेंद्र मोदी जी की डिग्री बार बार बीच में उफान मारती है, और कारण यही है कि आप, और सही कह रहे थे चाहे डॉक्टर राकेश पाठक जी या प्रशांत जी, कि आप पढ़े लिखे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप बता तो दीजिए कि मैं अनपढ़ हूं, गंवार हूं। आप बता दीजिए कि मैं नहीं पढ़ा हूं, इसमें क्या जाता है। कई लोग होते हैं नहीं पढ़े होते हैं लेकिन वो राजनेता होते हैं, अच्छी नेतागिरी कर लेते हैं। तो इसलिए यहां पर क्यों, सुनील शुक्ला जी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। यहां पे आखिर क्या छुपाना और क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक की पोल खुल जाएगी, ये है। हालांकि यहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, लेकिन उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय भी है। और जब अब तो राहुल गांधी ने भी अपनी डिग्री सब रख दी है, राहुल गांधी ने भी बता दिया, उनका भी आ गया है, बाकी तमाम नेताओं के आ रहे हैं, सब लोग अब डिग्री सब दिखा रहे हैं खुल के। धन्यवाद राजेश जी। दरअसल डिग्री की कहानी भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू की थी। आप याद कीजिए, वर्षों पहले ये बात कही जाती थी कि राहुल गांधी कहीं पढ़े लिखे ही नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा इनके पास नहीं। बहुत पैमाने पर IT सेल ने इस बात को फैलाया। राजीव गांधी के डिग्री को लेकर के ढेर सारे सवाल पैदा किए गए। कई बार इस तरह का एक अफवाह फैलाई जाती थी कि ये तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि डिग्री होना योग्य होने का कोई पर्यायवाची नहीं है, समझदार होने का कोई पर्यायवाची नहीं है। लेकिन
अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप जाहिल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकता कि जिसके पास डिग्री नहीं हो जाहिल ही है। अच्छा समझदार व्यक्ति हो सकता है, जिसके पास एक रीजनिंग हो सकती है, जिसके पास समझ हो सकती है, जिसको जो व्यवहारिक जरूरतें होती हैं वो उनके पास बहुत हो सकती है। महाकवि घाट के पास कौन सी डिग्री थी? उसमें डिग्री बनती नहीं थी, कोई संस्थागत व्यवस्था ही नहीं थी। और घाट को आज तक हम लोग इस 21वीं सदी में उनको याद करते हैं। कबीरदास जी को किसी ने स्कूल जाते तो देखा नहीं है पटरी लेकर के, लेकिन लोग आज उनको याद करते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। तो डिग्री न होना आपके काबिल न होने का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है तो उसमें साफगोई में क्या दिक्कत है? अगर आप साफगोई के साथ पारदर्शी तरीके से जो बात आप दावा करते हैं उसको आप सामने लाने के लिए तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से कोई न किसी बात की पर्देदारी है। और इस पर्देदारी की आवश्यकता क्यों है? भाई हम नहीं है तो नहीं, मैं डॉक्टरेट नहीं हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी पीएचडी है तो है भाई, डॉक्टर साहब पीएचडी धारक है, हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी पीएचडी धारक है, हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन हम एक यूं ही कहने लगे डॉक्टर राकेश पाठक से कि साहब मैं डॉक्टर सुनील शुक्ला हूं, ये तो फर्जी बना हुआ ना। डॉक्टर साहब चूंकि आपको हर आदमी डॉक्टर साहब कहता है तो आपको भी डॉक्टर साहब कह लेते हैं, उनको यही कहने और सुनने की आदत है। लेकिन इनके पास वो डिग्री हो ही ना, वही बात कहते रहे तो फिर तो उनकी योग्यता का परिचय तो नहीं हुआ। दूसरी चीज मेरा अपना मानना यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है वह इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सीआईसी को इस तरह का आदेश देने का अधिकार है या नहीं है। सीआईसी ने मना नहीं किया कि आप अपनी डिग्री दिखाइए मत। सीआईसी ने बिल्कुल नहीं कहा कि उनकी डिग्री सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। विचारणीय विषय यह है कोर्ट में कि सीआईसी को अधिकार है कि नहीं ये आदेश देने का। प्रश्न यह है सीआईसी के पास कानूनी अधिकार है या नहीं, उसके दायरे में आता है कि नहीं आता, यह एक विषय है। अभी इलाहाबाद अभी दिल्ली उच्च न्यायालय का है कि आपको डिग्री दिखानी है तो दिखानी पड़ेगी, और अभी अंतिम फैसला नहीं है। अभी तो सर्वोच्च न्यायालय में लोग जाएंगे, इस भावी बात जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में भी देखा जाएगा। लेकिन इस विषय को इतने देश के सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जाए और प्रधानमंत्री जी या सत्तारूढ़ दल या उनके सलाहकार या पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौन रहे, यह बात किसी को समझ में नहीं आती। यह डिग्री बाकायदे आज के गृह मंत्री जी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली साहब ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। तब भी ये सवाल पैदा हुए थे कि जिस साल की यह डिग्री है उस साल तो कंप्यूटर में फॉन्ट ही नहीं होता था। और मेरे पास भी डिग्री है, मैं नहीं जानता कि राकेश जी को या हिंदुस्तानी जी को, प्रकाश जी को क्या डिग्री मिलती है। हमको जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डिग्री मिली है वो हाथ से लिखी हुई मिली है, वो टाइप की हुई नहीं है, वो प्रिंट आउट नहीं है, बाकायदे सुलेख में वो मुझे डिग्री दी गई है। तो उस विश्वविद्यालय की परंपरा क्या है? वो साइक्लो स्टाइल करके बांट देते हैं या बाकायदे हाथ से लिखे हुए डिग्री दी जाती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी प्राचीन परंपरा है हाथ से लेके दी जाने डिग्री। तो उस समय ये सवाल उठा था, ये तो उठना ही नहीं चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर, मैं योग्यता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, अगर डिग्री को लेकर कोई विवाद है तो इस विवाद का समाधान तत्काल कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। अब ये बात जब उठी स्मृति ईरानी जी के बारे में, जब मानव संसाधन विकास मंत्री या आज की शिक्षा मंत्री जब बनाई गई थी कि इनके पास योग्यता है कि नहीं है, जिसके पास योग्यता ही नहीं है और वो व्यक्ति विश्वविद्यालयों को नियंत्रित कर रहा है, कुलपतियों का चयन कर रहा है, इस तरह की बातें हैं। 1952 के पहले मंत्रिमंडल में ढेर सारे लोग थे जो विश्वविद्यालय की शक्ल भी नहीं देखे थे लोग। आजादी की लड़ाई में ढेर सारे लोग शामिल हुए हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेधा, क्षमता, योग्यता, तर्क सबका प्रदर्शन किया हुआ है। आज जो घटनाक्रम हो रहा है ये कहीं से भी न, तो मुझे नहीं समझ आता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ क्या मिल जाए। मुझे तो लगता है कि इस तरह की जिद से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कोई नया नैरेटिव आप नहीं बना सकते। अब रही बात कि जिस विषय, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि जिस विषय को भारतीय जनता पार्टी महत्व देती रही है, अगर आप याद कीजिए कांग्रेस के लोग कभी भी या पुराने नेताओं ने कभी किसी नेता की योग्यता के ऊपर प्रश्न नहीं पैदा किया कि कर्पूरी ठाकुर की योग्यता क्या थी, भला बाबू शास्त्री की योग्यता क्या थी, गुलजारी नंदा साहब कहां पढ़ने गए, कोई बात नहीं करता था।
क्यों उसे माना था कि एक सामाजिक आंदोलन से, राजनीतिक आंदोलन से, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने पूरा जीवन की आहुति दी है देश को आजादी दिलाने में और लोगों को संगठित करने में। ये विषय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले दिन से, जनसंघ अपने पहले दिन से इस विषय की चर्चा करता रहा। वो किसके डिग्री डिप्लोमा पर उन्होंने सवाल नहीं पैदा किया। कौन ऐसा नेता, हर नेता के बारे में उन्होंने बात की। अब जब आपसे पूछा जा रहा है तो आप मौन है। तो यह जो राजनीतिक निर्णय की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि वो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वह इससे संतुष्ट हो गया। निश्चित रूप से जो इनका अपना रैंक एंड फाइल कैडर है तो हो रहा कि ये मास्टर स्ट्रोक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आम नागरिकों में जिन नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के 2014 में सत्ता में लाए हैं, उनमें तो निराशा होगी कि यह बात इतनी दूर तक नहीं जानी चाहिए थी, इसका समापन हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी के ऊपर सवाल पैदा, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा बता दी कि लीजिए हमने यहाँ से मैं ये पढ़ा हूँ, यहाँ मैं गया हूँ, ये आप देख लीजिए, बांच लीजिए, इसका कंफर्मेशन कर लीजिए। आज राहुल गांधी के विषय को जिंदा रखा गया है कि वो भारतीय नागरिक है कि नहीं है। मुकदमा दर मुकदमा होता रहता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगती है, वो रिपोर्ट नहीं दी जाती। 1 सेकंड का निर्णय हो सकता है। ये केंद्र सरकार जवाब दे दे हाईकोर्ट को कि ये जो आरोप लग रहे हैं सही है या गलत है, मुकदमा खत्म, जो फैसला होना हो जाएगा। लेकिन लटका के रखना, एक नैरेटिव बना के रखना है इन नेताओं के बारे में। अब बिहार में चुनाव आयोग की बात है। बिहार में जो चुनाव आयोग कह रहा है कि 98% से अधिक लोगों ने अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए। अभिलेखों की बात अभी भी क्लियर नहीं कर रहा है कि उनके साथ जो अभिलेख मांगे गए थे वो जमा है कि नहीं जमा है। आप इसके बारे में बात कीजिए। और एक सबसे बड़ा सवाल, मैं नहीं कहता, मैं बिल्कुल इस आरोप से सहमत नहीं हूं कि यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया की जा रही है SIR की, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है। लेकिन संदेह मेरा भी पैदा होता है कि जिन 66 लोगों के नाम कटे हैं, उन लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खड़ी है? क्या उनके समर्थकों के नाम नहीं कटे हैं? अव्वल उनके नाम कटे हैं कि नहीं कटे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। और अगर कटे हैं तो उसने अभी तक एक भी आपत्ति क्यों नहीं दाखिल की? वो आरजेडी से, माले से, वीआईपी पार्टी से, कांग्रेस से आप उम्मीद कर रहे हैं, सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राजनीतिक दल सहयोग करें जिन लोगों के नाम कटे हुए हैं उनका नाम वापस लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां है? आखिर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है तो दो ही तरह की चिंता है। अगर कांग्रेस और आरजेडी या वामपंथी दल चिंतित हैं तो यह माना जा रहा है कि उनके समर्थकों के नाम कटे हैं, उस समूह के नाम कटे हैं जो इंडिया ब्लॉक के साथ उनका सपोर्ट करता है, उनका मतदाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से क्यों मौन है? और अगर मौन है तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत है या इस पूरी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होती है, तो यह आरोप साबित होता है। एक राजनीतिक आपके मतदाताओं का नाम कट जाए और कोई राजनीतिक दल चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने SIR में सर्वाधिक 51,000 से अधिक BLA पोलिंग बूथ लेवल एजेंट्स अपने तैनात किए हैं। दूसरे नंबर की पार्टी है वो, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है उस राज्य में। दूसरे नंबर की पार्टी ने सबसे ज्यादा BLA तैनात की, और वो जो BLA तैनात किए गए हैं विभिन्न बूथों पर, विभिन्न मतदान केंद्रों पर, वह उन बूथों से कटे हुए मतदाताओं को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं दिखाई पड़ते। ये कभी आपत्ति उनकी तरफ से नहीं आई। निर्वाचन आयोग ने आज तक नहीं कहा। निर्वाचन आयोग तो कहता है कि राजनीतिक दलों की ओर से एक भी आपत्ति नहीं आई। अभी आपने आरजेडी का एक ट्वीट दिखाया एक्स पे, आपने सोशल मीडिया पे, कि उनके द्वारा की गई आपत्तियां आखिर निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े उसमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी आपत्ति क्यों नहीं की? या तो उनके मतदाताओं के नाम नहीं कटे हैं, या जिन के नाम कटे हैं उनको अपना समर्थक नहीं मानती, या जिनके नाम काटे जा रहे हैं उनके सहमति से काटे जा रहे हैं। और अगर यह निष्कर्ष निकलता है तो चिंताजनक है। फिर तो निर्वाचन आयोग के काम धाम पे सवाल पैदा होगा। दूसरी चीज की अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उन 11 अभिलेखों के साथ साथ आपको आधार कार्ड भी स्वीकार करने होंगे। ये नहीं कहा है कि 11 के अलावा मैंने 11 के साथ ही होगा, मैंने उन 11 में शामिल है, 12वां अभिलेख बन गया। उनमें 11 के 11 नहीं जमा करने हैं, उनमें से कोई एक जमा करना है। उसमें 12वां सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जोड़ा है।
और इसको लेकर के आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों इस तरह का मिसकंसेप्शन बना रही है? फिर वो सवाल पैदा होता है कि क्यों वह उन 65 लाख लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ती जिनके नाम कटे हैं या जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको मतदाता सूची से अलग किया जाता है। तो जिनके नाम कटे हैं उनके नाम उस पर आप मौन है, उनके नाम जोड़े जाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके बारे में आप एक अलग तरह का मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें सोसाइटी में। तो क्यों? वो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जो आम नागरिकों के साथ न खड़ा दिखाई पड़े जी। और आम नागरिकों के साथ खड़े हुए बगैर वो किस तरह का नैरेटिव बनाना चाहता है? या तो जो नाम कटने के कारण जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं वह उसके राजनीति के खिलाफ है, उसके एजेंडे के खिलाफ है, या अगर नाम जुड़ रहे हैं तो उसका वह एजेंडा प्रभावित होता है जिनको लेकर के जिन उद्देश्यों को पाने के लिए नाम काटे गए हैं। कुछ दोनों में से कोई ना कोई बात तो है। भारतीय जनता पार्टी को साफ करना चाहिए अपने नागरिक, एक जनरल अपील करनी चाहिए अगर एक राजनीतिक दल के रूप में कि अगर आपके पास उन 11 अभिलेखों में से कोई अभिलेख नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आप आधार कार्ड लेकर के आप जमा कर दीजिए। और अगर आप इसको नहीं जमा कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन जमा करने का अधिकार है। मेरा कार्यालय सर्वाधिक तकनीकी सुख सुविधाओं से उपयुक्त है, आप मेरे कार्यालय आ जाइए, या मेरा बीएलए आपको सपोर्ट कर रहा है। एक भी इस तरह की सार्वजनिक अपील क्यों नहीं दिखाई पड़ती? वह एसआईआर को लेकर के ही एक माहौल बनाने में क्यों संलग्न है? और वह यह नैरेटिव बनाना क्यों चाह रही है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उन लोगों के नाम कट ही जाने चाहिए? यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो विपक्ष के लोग नाम कटने को लेकर के चिंतित हैं वो घुसपैठियों के समर्थक हैं, वह उन लोगों के समर्थक हैं जो इस देश के नागरिक नहीं है। रही बात आधार कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह निवास और पहचान का अभिलेख है। आप भी तो यही खोजते हैं, सर्वोच्च माननीय निर्वाचन आयोग भी तो यही खोजता है कि आप उस इलाके के निवासी हो और आपकी पहचान हो, ये दोनों उद्देश्य पूरा करता है। तो फिर आप नागरिकता का सवाल कहां से पैदा हो गया? बिल्कुल आधार कार्ड नागरिकता का सवाल नहीं है। और जो 11 अभिलेख जी सुनील शुक्ला जी डिस्कनेक्ट जी सुनील जी, अगर आप ये कहते हैं कि आप पासपोर्ट, तो पासपोर्ट भी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तो यात्रा का अभिलेख है, उससे आप नागरिक नहीं होते। ये कहा जा सकता है कि आप भारत के नागरिक हैं। और अगर वही नागरिकता का आदेश है तो आपके बगल में एक देश है नेपाल, वहां जाइए, आप भारतीय नागरिक हैं, आपसे कोई पासपोर्ट नहीं मांगता, कोई वीजा नहीं मांगता, कोई इमिग्रेशन के लिए आपको नहीं बुलाता है। आप जाइए, अपना आईपी कार्ड दिखाइए कि साहब मेरा आईपी कार्ड है भारत का, आप सम्मानित भारतीय नागरिक है उनके लिए। अब ईपी कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो भी अभिलेख नहीं है। क्या भारत सरकार ने क्या आज तक किसी भी नागरिक को कोई अभिलेख दी है क्या इस आधार पर भारत के नागरिक कहे जाएंगे? कहीं है? हमको नागरिकता सार्वभौमिक मतदाता होने का, नागरिकता का अधिकार मेरे पास प्राप्त है। हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम नागरिक हैं। अब तो कहानी बहुत आगे जा चुकी है सुनील जी, कहानी बहुत आगे जा चुकी है। अब नागरिकता की बात चुनाव आयोग भी नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बहुत दबा सहमा डरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, भले बहुत साथ मिलता है सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज थोड़ा सा जोड़ना चाहूं जी प्लीज। उसके निर्वाचन आयोग के जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। बिल्कुल, अगर कोई भी संवेदनशील या विवेकशील या तार्किक व्यक्ति होता या उस संस्था में काम करने वाले लोग होते तो अपने इस पूरे के पूरे आदेश को वापस ले चुके होते और देश से माफी मांगते कि नहीं बिल्कुल या तर्कसंगत तरीके से हम काम नहीं कर रहे थे। उसी तरफ या राजनीतिक दलों उसी दिशा में जा रहा है पूरा केस। आप जो कह रहे हैं ना वही होने वाला है। मेरा तो मतलब एक गट्स फीलिंग्स जो कहते हैं आप, उसका कोई तर्क नहीं होता लेकिन एक होती है। मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय आने वाले दिनों में यह आदेश करेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जो मतदाता सूची थी उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। क्यों कि जो बात एसआईआर के तहत करने का प्रयास किया जा रहा था और जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। जी
अभी इतनी सारी चीज़ें निकाल कर, अब जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बीएलए को इसमें इन्वॉल्व किया है पूरी तरह से, तो इतनी सारी चीज़ें अभी आएंगी और आ रही हैं। ज़रा एक और नमूना दिखाना चाहता हूं जो अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। प्रशांत जी कह रहे थे कि कहाँ किस किस सेंटर पे कितने, कांग्रेस पार्टी ने तो फोटो तक इस घर में, जैसे महादेवपुरा में था वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इधर भी फोटो सहित, जरा उस तस्वीर को ले आइए जो एक कांग्रेस पार्टी ने अभी, एक तो पहले ये देखिए, बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट है। मधुबन, ये मधुबन जगह है, ये विधानसभा है पूर्वी चंपारण जिले में। मधुबन के मकान नंबर 50 में 274 हैं, 274 वोटर हैं। हरसिद्धि के मकान नंबर 5 में 48 वोटर हैं। कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर्स हैं। ये मकान 20 साल से बंद है, ये मकान बंद है लेकिन है। इस पोस्ट में आप इन घरों की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए यहाँ साफ साफ, ये और ये घर जो हैं 20 साल से बंद। मधुबन 50, हाउस नंबर 50, और यहाँ पर देख लीजिए बूथ नंबर 160, 274, तो ये पूरा कटिहार 197, ये सब जो हैं ये सिंगल एड्रेस पे इतने रजिस्टर्ड हैं। और अब सब आ रहा है सामने, सब लेकर आ रहे हैं और इसीलिए ये उस दिशा में बढ़ते हुए, मुझे भी जो आपकी गट फीलिंग है वही मेरी भी है सुनील शुक्ला जी, कि मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ मामला जो है वो दूसरी दिशा में बढ़ते हुए, और इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतनी गलतियाँ हैं, आप कहाँ सुधारोगे, कहाँ सुधारोगे। एक बात का जवाब नहीं दे पाता है चुनाव आयोग, एक बात का जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये रहा कि हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे तो अब नहीं होने वाला। अब आदेश पे आदेश आ रहे हैं, पिछली बार भी। अब ये देखिए एक और भी है, और यहाँ भी पूरी लिस्ट है बिहार की, ये ताज़ा तरीन लिस्ट है जो कांग्रेस पार्टी ने इसको जारी की है। इस लिस्ट में देख लीजिए, कटिहार बूथ नंबर 22, वही जो हाउस नंबर 82, 197, फिर कटिहार में ही बूथ नंबर 175, हाउस नंबर 4 और 136, एक यहाँ कितने वोटर्स, एक घर में, एक घर के इतने वोटर्स हैं, एक परिवार में कितने लोग रहते हैं आप समझ सकते हैं। यहाँ एक कमरे के घर का, वहाँ जो उन्होंने राहुल गांधी ने महादेवपुरा का जो निकाला था, अब ये ऑलरेडी नई लिस्ट जो है, जो ड्राफ्टेड लिस्ट है 1 अगस्त 2025 की, उस लिस्ट में अभी से इतनी गड़बड़ियां सामने आने लगी हैं, तो आगे क्या होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन दावे के साथ यहाँ इसलिए क्योंकि जो चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो यही दिखाई दे रही हैं कि यहाँ गड़बड़ है और गड़बड़ी की तहकीकात चल रही है और ये और आगे आने वाली है, ये साफ दिखाई देता है। सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर जल्दी से आते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास। और ये गड़बड़ियां अनायास नहीं है। एक गड़बड़ी ये होती है कि हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने किसी का नाम मुझे कुछ लेना चाहिए था, मुझसे स्लिप टपिंग हो गया, या मुझे कुछ लिखना और था, लिख में कुछ दिया। यह जो गलतियां हो रही हैं वह बाकायदे ये लगता है कि आप प्रयास करके गलतियां की जा रही उस एजेंडे के तहत, जिस एजेंडे के तहत आप तैयार करा रहे हैं। आखिर एक ऐसा मकान जो 20 साल से बंद है, वो मतदाताओं का पता कैसे हो सकता है? आप उनको वो माइग्रेटेड की लिस्ट में नहीं है, आप तो बाकायदे बना रखे हैं। 20 साल से बंद मकान में रहने वाले लोग माइग्रेटेड नहीं है। किनको बना, फिर कौन लोग हैं जिनको आपने जी। वीडियो डाउन हो गया हमारे साथी सुनील शुक्ला जी का, कोई बात नहीं। प्रकाश जी, आप प्रकाश जी हैं, हमारे तमाम साथी दोबारा जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हम चर्चा, और इसमें बिहार में जो चल रहा है, जो गड़बड़ घोटाला है, जो कुछ चल रहा है बिहार में, उस पर हमारी पैनी निगाह है। और अब उस दिशा में ये बढ़ता हुआ, कल आपने देखा होगा इंटरव्यू, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। अभिषेक मनु सिंघवी साहब जो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, 3 याचिकाओं के जो दलीलें उसके लिए पेश कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, और इसी में SIR को लेकर। जी सुनील जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए, थोड़ा डाउन हो गया था वीडियो।
ये तकनीक के शिकार हम लोग हो जाते हैं कई बार। जी क्या करेंगे हमारे ये जी। सवाल यही है, ये दिक्कत ये है कि आप ये अगर ये अनायास हो जाता तो बात समझ में नहीं आती। ये अनायास नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, बड़ी लिस्ट माले ने दिया है, उसी तरह की मिलती बड़ी लिस्ट एक आरजेडी ने दिया है। तो ये विभिन्न राजनीतिक दल बिहार के ये इन बातों को लेकर के सामने आ रहा है, और जिनकी सुधार का दावा कर रहे थे, कैसे विश्वसनीय हो सकता है एसआईआर को लेकर के उठने वाले सवालों का जवाब कैसे मिल सकता है किसी को? निर्वाचन आयोग के ऊपर इसी आरोप लग रहा है। निर्वाचन आयोग इन शिकायतों और आपत्तियों को दूर करने के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात है, राजीव जी, जो रेड्डी साहब हैं वह इंडिया दल समूह के उम्मीदवार नहीं है, संपूर्ण विपक्ष के उम्मीदवार है जी। उन दलों का उनको समर्थन प्राप्त है जो दल इंडिया दल समूह में शामिल नहीं है। आज विपक्ष की राजनीति करने वाला कोई ऐसा दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो इंडिया दल समूह में शामिल हो या न हो, वह रेड्डी साहब के साथ खड़ा है, वो रेड्डी साहब के साथ समर्थन करने के लिए खड़ा है। और रेड्डी साहब के विरोध का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है वह उस पर आपत्ति उठनी चाहिए, वो उस विमर्श के ऊपर आपत्ति उठनी चाहिए जी। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के आदेश को लेकर के आप इस तरह की टिप्पणी कैसे हो सकती है? क्यों की जानी चाहिए? जी सुनील जी, थोड़ा रोकूंगा, आएंगे इस पे, अभी दूसरे राउंड में आते हैं, इस पे बात करेंगे खुल के, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा उस पे भी करनी है अभी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, डिग्री आखिर क्यों नहीं, और इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, आप चाहें तो इस पे अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरी तरफ जो बिहार में है और चुनाव आयोग का नया दावा है कि 98.2% ऑलरेडी सब कुछ फिनिश कर चुके हैं, हम काम फटाफट सब कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 1 सितंबर को इनको फाइनल लिस्ट देना है, और इसीलिए यहां पर अब पोल खुलना शुरू हो गई है। आज 25 तारीख है, अगले 5 दिनों में सब कुछ समाप्त करना है, 6 दिनों में, और उसके बाद सब कुछ अपने हाथ में चुनाव आयोग रखना चाहता है, यही होगा। शुक्रिया। दरअसल जो डिग्री की बात है वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री की ओर से डिग्री को एक फैंसी आइटम के रूप में पेश किया गया है, योग्यता का पैमाना बता के किया गया है कि हमारे पास डिग्री भी है, हमने इतना काम किया है, हमने भिक्षाटन किया है, देश में काम किया है, और डिग्री भी है। और यही डिग्री की बात हास्यास्पद हो गई है, क्योंकि जो बातें हमारे साथियों ने कही कि डिग्री होना पैमाना नहीं है राजनीति में, पैमाना ये कि आपने गलत तथ्य दिए, ये मामला है कि गलत तथ्य का मामला है। पहले भी गलत तथ्य दिए थे, व्यक्तिगत बातों को लेकर, परिवार को लेकर, वो मुद्दे भी यहाँ शामिल हैं। लेकिन जिस तरह मैं अगर 1 लाख का चश्मा पहनता हूँ, 1 लाख के जूते पहनता हूँ, 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 5 लाख की घड़ी पहनता हूँ, उसी तरह मेरे पास एक डिग्री भी है, और ये डिग्री है। ये पैमाना रहा होगा लोगों को दिखाने का कि हमारे माननीय बड़े हैं, उनके पास सब कुछ है, सर्वज्ञ हैं, उनके पास सब कुछ है। तो ये कहने का तरीका रहा। दूसरा ये कि राहुल गांधी को जिस तरह उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास डिग्री नहीं, अपमानित करने की कोशिश की। हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न है और आदर्श व्यक्ति हैं। डिग्री की बात हो तो राजीव गांधी की डिग्री की भी बात होती है। राजीव गांधी ने दून स्कूल में पढ़ाई की, ट्रिनिटी में पढ़ाई की, 2 कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई की, लेकिन डिग्री पूरी नहीं ली थी। लेकिन उन्होंने प्रोफेशनल पायलट का कोर्स किया था और प्रोफेशनल पायलट बने। तो डिग्री जरूरी नहीं है, राजनीति में भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप झूठी डिग्री देते हैं तो ये परेशानी का सबब हो सकता है। दूसरा है कि डिग्री कोई दिखाने की चीज नहीं है कि आप दिखावा करें डिग्री है या नहीं है। मूल बात है कि आपको उस विषय की गहनता, गंभीरता कितनी है। कामराज जी जो थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उनके पास 5वीं पास ही थे वो, लेकिन कांग्रेस के बड़े निर्णायक नेता थे जवाहरलाल नेहरू, उनको बहुत मानते थे, बहुत सारे लोग थे। और पहले जमाने में जब आजादी की लड़ाई थी, लेकिन खुल के बोलते थे ना डॉक्टर साहब, लेकिन खुल के बोलते थे, बताते थे ना कि मैं 5वीं पास हूं, मैं 6वीं पास हूं, मैं 8वीं पास हूं।
यहाँ सवाल तो यही है कि आप छिपा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में अच्छी बात है, और चूंकि आप पहले कह चुके हैं कि मैं तो मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, और ये आप अपनी जुबान से एआई के थ्रू कोई नरेंद्र मोदी बने हुए नहीं है, उस जमाने में एआई भी नहीं था, और इसलिए आपने अपने मुंह से कहा है, आपने अपने मुंह से कहा है इंटरव्यू में कि मेरे पास समय नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया। नहीं पढ़ा, कहां तक पढ़े पूछा जा रहा है, वही थोड़ा स्कूल तक गया, हाई स्कूल भी नहीं पढ़। अब भाई आप हाई स्कूल भी नहीं पढ़ पाए तो बता दीजिए क्या जाता है, उससे आप नीचे नहीं हो जाएंगे, आपको मानद की डिग्री, मानद उपाधि मिल जाएगी पीएचडी की। इतने बड़े पॉलिटिकल साइंस के आप वो हैं और इतना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मिल जाएगी मानद उपाधि, 4-5 उपाधियां मिल जाएंगी। क्या डॉक्टर लग जाएगा आपके नाम से पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां आप छिपा रहे हैं। स्मृति ईरानी भी उन्हीं के पर चिन्हों पर चल रही है। स्मृति ईरानी भी ये यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आई है, तो अब क्या किया जाए। तो लेकिन डिग्री को लेके देश में एक मतलब हास्यास्पद दौर चल रहा है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। प्रधानमंत्री ने खुद को और बीजेपी ने अपने ही नेता को हंसी का पात्र बना दिया है, जो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, जो न जरूरी है न उसकी आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी कर दिया। अब एसआईआर की बात करें, हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि चुनाव का दायित्व तो चुनाव आयोग का रहेगा और मतदाता सूची बनाने का काम चुनाव आयोग का है। मतदाताओं पर संविधान में ऐसा कोई दायित्व तो नहीं है कि वो ये साबित करे कि मैं भारत का नागरिक हूं। मेरा दायित्व तो नहीं है कि मैं बताऊं कि मैं भारत का नागरिक हूं। ये चुनाव आयोग का काम है कि मतदाता सूची बनाए और सभी नागरिकों के नाम शामिल करें। मैं चुनाव आयोग के दफ्तर में या चुनाव अधिकारी के दफ्तर में, बीएलओ के दफ्तर में मैं क्यों जाऊं। और जो बीएलओ कर रहे हैं, जो बात अभी कही की जा रही कि इतने सारे दलों को आपत्ति है कि इतने वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां कैसे है। एक मकान में 274, एक कमरे के मकान में 250 लोग रहते हैं। तो बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि आपत्ति है जेडीयू को, कांग्रेस को, तमाम दूसरे दलों को, लेकिन बीजेपी को इस पे कोई आपत्ति नहीं है कि चुनाव मतदाता सूची में क्या क्या गड़बड़ी है और वो गड़बड़ियां कैसे दूर की जाए। तो ये बहुत चिंता की बात है। जिस तरीके से विपक्ष चिंता व्यक्त कर रहा है, सबसे ज्यादा चिंता तो बीजेपी को करनी चाहिए, बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है कि मतदाता सूची में एक भी गड़बड़ी नहीं रह पाए, लेकिन वो ये गड़बड़ी की सूची, गड़बड़ी की बात नहीं कर रही है। तो साफ है कि इस गड़बड़ी का फायदा किससे हो रहा है, डिफॉल्ट कौन फायदा उठा रहा है, उन लोगों के नाम किसने दर्ज किए हैं, क्या बीजेपी ने करवाए हैं, क्या बीएलए ने करवाए हैं, क्या चुनाव आयोग इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। ये सभी बातें संदेह पैदा करती है और चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल पैदा करती है। ये एक और चीज के पीछे जो चल रही है बीजेपी को लग रहा था कि बिहार में वो ये काम बड़ी आसानी से कर लेंगे और सरकार बना लेंगे मिलजुल कर, या कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को आने से रोक देंगे। तो यहां बीजेपी के ख्वाब पूरे होते नहीं दिखते। जिस आक्रामक तरीके से विपक्ष सामने आया है मतदाता सूची को लेकर, उस पर चुनाव आयोग भी बौखला गया है, घबरा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से संज्ञान लिया है या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए विवश किया गया है, ये बातें बताती है कि बिहार का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा। और अगर ये बात समझती है बीजेपी की बिहार चुनाव जिन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है उन्हीं मुद्दों पर आगे लोकसभा के चुनाव भी लड़े जाएंगे, तो ये भी बीजेपी की गलतफहमी होगी, क्योंकि राहुल गांधी ये सीख गए हैं कि किस चुनाव में किन मुद्दों पर बात करनी है और तात्कालिक लक्ष्य क्या होने चाहिए और दीर्घकालिक लक्ष्य क्या होने चाहिए। बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा यह है कि अब विपक्ष ये जान चुका है कि जिन तरीकों से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है वो सब बेनकाब हो चुके हैं और उन्हें उन सारे गड़बड़ झालों को विपक्ष ने पकड़ लिया है और बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो गई। राजीव जी प्रकाश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यहाँ पे। लेकिन जरा और आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु जी, डिग्री पे कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर कहिए। डिग्री तो तब तक चलेगी जब तक कि फाइनल फैसला ना आ जाए, लेकिन
दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर पर अब यहाँ से, चूंकि लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों को अपने दर्शकों के बीच लाते रहे हैं। 8 सितंबर को इस पर अगली सुनवाई होनी है। 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी है। उससे पहले अभी और भी बहुत कुछ है। उधर बिहार में अब तमाम इंडिया के अलग अलग नेता, इंडिया गठबंधन के नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी कल से, आप देखिए आज 25 है, कल प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। उनके बाद उधर हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं, अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, एमके स्टालिन पहुंचने वाले हैं, सुनने में आ रहा है ममता बनर्जी भी पहुंचेंगी। तो ये सब पूरा का पूरा जो कुनबा है वो बिहार में कूच करने वाला है राहुल और तेजस्वी यादव की यात्रा में समर्थन के लिए। और उस बीच ये जो पूरा एसआईआर का मामला, उसमें पोल खुल रही है, इसको कैसे देखा जाए और कितना दबाव यहाँ पर, कितना प्रेशर यहाँ बनाने में कामयाब साबित हुए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपके सामने ये भी लेके आना चाहता हूं, जो शुरुआत में कह चुका हूं कि अब तो सप्ताह बीत गया, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। चुनाव आयोग क्या करेगा? राजीव जी, पहले डिग्री की बात कर ली जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो है प्रातः स्मरणीय, उनको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मना किया हुआ कि प्रातः स्मरणीय उनको ना कहा जाए, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, दरअसल उन्होंने अपनी इस डिग्री के जरिए पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाया था कि देखो तुम तो पढ़ लिख कर जो है नौकरी पाते हो, परीक्षा पास करते हो, सब कुछ करते हो, और मैं जो हूँ वो चौथा फेल जो हूँ, वो देखो मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लिए हुए हूँ। अब मैं राजीव जी इसलिए कह रहा हूँ चौथा फेल है प्रधानमंत्री, अगर चौथा फेल नहीं है तो अपनी डिग्री दिखा दे, मेरे दावे को गलत खारिज कर दें कि भाई आप गलत कह रहे हैं। असली दावा तो प्रधानमंत्री का सही है कि उनके पास डिग्री है, तो दिखा दे डिग्री। अगर मेरा ये दावा गलत है कि प्रधानमंत्री चौथा फेल है, तो नरेंद्र मोदी जी को अपनी डिग्री सही वाली जो दिखा देनी चाहिए, उनके पास जो असली डिग्री है। तो ये है राजीव जी, तो उन्होंने किया था। ये जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट तक, और निश्चित तौर पर राजीव जी इतने मिथ्या एफिडेविट दिए हैं प्रधानमंत्री ने अब तक। अगर कायदे का चुनाव आयोग होता तो अब तक उनकी जो थी वो चुनाव रद्द कर दिया गया होता। पहले तो अपनी पत्नी को लेकर झूठ बोला, हलफनामे दिए, उसके बाद फिर कह दिया, पहले तो कहा अविवाहित है, फिर कह दिया विवाहित है। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है मामला, अब पता नहीं इस समय उनकी क्या स्थिति है, क्या लोकेशन है, पता नहीं है प्रधानमंत्री की। बहरहाल, लेकिन राजीव जी ये जो एसआईआर का मुद्दा है, इसमें चुनाव आयोग की विज्ञप्ति है, उस विज्ञप्ति के मुताबिक राजीव जी चुनाव आयोग ने जो कल विज्ञप्ति जारी की है, तो उसने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से, यानी जो प्रशांत जी कह रहे थे कि 65 लाख क्या अलग है, तो हाँ वो 65 लाख अलग है। जो उसने कहा है वो ये कहा है कि जो 7.24 करोड़ की जो मतदाता सूची है, उनमें से 98.2% से 60 दिनों में दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं। फॉर्म नहीं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो गए। यानी कि 7.24 करोड़ में से 98.2% लोगों के दस्तावेज उसके पास आ गए हैं, और उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये मान लिया जाए क्या, चूंकि ये कहा है चुनाव आयोग ने, उसी विज्ञप्ति में आपको बता रहा हूँ। तो राजीव जी इसका मतलब ये है कि जो फर्जी दस्तावेज जमा भी किए गए हैं, वो भी चुनाव आयोग ने मान लिए हैं कि इसका मतलब दस्तावेज आ गए हैं, उन पर कोई बात नहीं है। लेकिन जो नाम काटने हैं वो शायद पहले से तैयार है कि इनके नाम काटने हैं, तो अभी जो है वो लगभग 2% लोगों के नाम काटे जाने हैं, ये स्पष्ट कर दिया है। 65 लाख लोगों के नाम वो काट ही चुका है, तो असली लड़ाई उनको लेकर होगी। अब अमित मालवीय कह रहे हैं कि साहब वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि साहब वो उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाए, या उस आधार के साथ कुछ और किया जाए। तो भाई अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वकील जो था भेजना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जज साहब ढूंढ भी रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई क्यों नहीं आया यहाँ बहस करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना वकील भेजना चाहिए था, वो भी यही बातें रखता। चुनाव आयोग तो रख ही रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें, उनके वकील थे, तो चुनाव आयोग के वकील समझिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के समझिए, एक ही बात है। तो वो वकील साहब तो अपनी बात रख ही रहे थे, ये सारे तक रखे थे जो अमित मालवीय बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सिरे से खारिज कर दिया था। तो अमित मालवीय राजीव जी ने भी, वो भी जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बताया जाता है कि ज्ञाता है बहुत अच्छे, और प्रधानमंत्री को ज्ञान जो है असली वही देते हैं। राजार जो छुप जाता है बादलों के पीछे, ये बताया जाता है वो अमित मालवीय ही प्रधानमंत्री को ज्ञान देते हैं। अब पता नहीं वो उनके शिक्षक हैं या प्रधानमंत्री उनके शिक्षक हैं, दोनों में से कौन किसका शिक्षक है, लेकिन ये पढ़ लेना चाहिए तो अच्छी बात रहती है। पढ़े लिखे लोग अगर थोड़े बहुत राजनीति में रहते हैं तो ठीक रहता है। कानूनी मसलों में पढ़े लिखे लोगों को बोलना चाहिए। जैसे अमित शाह जी बोल देते हैं, तो बेचारे अमित शाह जी कम पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री से तो कम ही पढ़े लिखे। प्रधानमंत्री तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के में है, तो आप वो बोल देते हैं, तो बोल दिया उन्होंने जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को लेकर। अब मालूम नहीं था कि न्यायालय के फैसले जो हैं वो किसी जज के व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वो सीट पर बैठकर जो है मौखिक टिप्पणी तो जज की होती है,
लेकिन फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होता है वो जज का नहीं होता है। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी जो है, मौखिक टिप्पणी, वो तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी है, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी जो है वो मौखिक टिप्पणी, वो उनकी टिप्पणी है, वो उनका फैसला नहीं है। फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इस भाषा में नहीं उठाई जाती है आपत्तियां। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे बहुत असहमति अपनी व्यक्त करते हैं। अमित शाह जी को भी अधिकार है कि वो भी असहमति व्यक्त करें, लेकिन उस असहमति की एक मर्यादा होती है, एक भाषा होती है, और यही पूर्व न्यायाधीशों ने अमित शाह जी को समझाया है कि भाई साहब कायदे में रहिए, लिमिट में रहिए, आप गृह मंत्री हैं, तो ये नहीं है कि सारे जजों को ही आप लोया बना देंगे। तो ये एक तरीके से उनको समझाया गया है। अब राजीव जी, जो आपका सवाल था कि बिहार में राहुल गांधी कितना कामयाब हुए SIR को लेकर और क्या क्या वहां, निश्चित तौर पे SIR को लेकर जबरदस्त तरीके से वहां कामयाबी मिल रही है। जनता खुद निकल कर आ रही है, लोग आकर खुद राहुल गांधी से मिल रहे हैं, बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ की है। राहुल गांधी तो किसी को खोजने जान नहीं रहे घर कि भाई जाओ आके हम देखें तुम्हारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग खुद उनके कार्यक्रम में आ रहे हैं और आकर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने क्या क्या गड़बड़ियां की हैं। जी, जिंदा लोग मरे हुए भी आ रहे हैं और लाशें जो है जिंदा आ रही हैं, और जो मार दिए गए जिंदा है वो भी आ रहे हैं। तो सब तरीके के लोग जो है वो उनके उसमें कार्यक्रम में आ रहे हैं, और चुनाव आयोग की अब हिम्मत नहीं पड़ पा रही है कि उन वीडियोस पे मिसलीडिंग का ठप्पा लगाए। तो ये राजीव जी है। अब जो राहुल गांधी का वो समय पूरा हो गया, जो चुनाव आयोग में मिसलीडिंग तो भूल ही गया था। अच्छा है आपने याद दिलाया, मिसलीडिंग बहुत दिनों से जी। अब हाँ राजीव, मॉल टूट गई है। वो सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो सबसे पहले वो जो थी वही मॉल टूटी, मिसलीडिंग वाली जो थी, सबसे पहले वही जो थी उसकी स्याही खत्म हुई। चूंकि स्याही भी लगती है ना, जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो उंगली पे स्याही लगाई जाती है, बहुत पक्की वाली होती है, तो वो स्याही खत्म हो गई है, मिसलीडिंग वाली होती। तो ज्ञानेश कुमार जी को, अब राजीव जी, ज्ञानेश कुमार जी ने उस दिन तो बहुत मिस ठोक कर कह दिया था कि या तो माफीनामा या तो शपथ पत्र देना होगा, वरना राष्ट्र से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो अब तीसरा विकल्प जो है वो राजीव जी, जैसे हमने उस दिन भी कहा था कि अब तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार जी के सामने भी नहीं है। या तो ज्ञानेश कुमार जी को 7 दिन बीतने के बाद अब कार्रवाई करनी होगी, वरना राष्ट्र से माफी मांगनी होगी, और तीसरा विकल्प अब ज्ञानेश कुमार जी के सामने नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने वो स्थिति पैदा कर दी ज्ञानेश कुमार के सामने कि आपने उस दिन जो उम्मीद ठोकी थी, अपनी ताकत दिखाओ, तुम्हारे अंदर ताकत क्या है, औकात क्या है तुम्हारी, सीधे शब्दों में कहा जाइए। क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था है, तो आप संविधान के दायरे में रहकर ही बात कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रहकर ही आप काम कर सकते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी, आपके सामने भी अब कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो राहुल गांधी पे कुछ जो कार्रवाई करनी थी करके दिखाओ, और वरना राष्ट्र से माफी मांगो, क्योंकि तुमने मिथ्या वाचन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, और सब जिस मामले पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की ज्ञानेश कुमार जी। तो ये राजीव जी साफ तौर पर ये आ गया है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि जिस दिन अब ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पहले तो करेंगे नहीं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जो है वो मक्षिप का क्या वो कहावत है कि वो मतलब मक्खी जो मुंह खोलते पड़ गई पहली जो है, तो पड़ गई उनसे जिस तरीके के सवाल पूछे गए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी नहीं। लेकिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ज्ञानेश कुमार जी, उस दिन दिल्ली में जो भी विपक्ष का नेता मौजूद हो, वो सब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, और जो सवाल पूछ रहे हैं वो जाकर वहीं उनसे सवाल जवाब ज्ञानेश कुमार जी से किया जाए कि भाई अब तुम मिल ही गए हो तो इन हमारे भी सवालों के जवाब अब दे ही दो। तो ये उस दिन निश्चित तौर पर किया जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी अब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। ट्विटर पर उनका बहुत अच्छा फोटो मुस्कुराता हुआ वो पोस्ट होता रहेगा बस, और मिसलीडिंग की वो जो मोहर है वो भी राजीव जी उसकी शायद खत्म हो। जी, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी गिर गई, ये आप कहना चाह रहे थे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आते हैं अब डॉक्टर साहब आपके पास। आज दिन भर अगर आप लोगों ने मैं जानता हूँ बहुत लोग टेलीविज़न उस सेट को देखना जो दीवार पे और अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं वो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आज दिन भर टेलीविज़न चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू में एक दिखाई देते हैं एक आदमी, उनका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी का इंटरव्यू ले रही हैं ANI की चीफ जो हैं वो स्मिता प्रकाश। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सवाल ये भी पूछा गया कि धनखड़ साहब अचानक कहाँ गायब हो गए हैं, और उनकी पड़ताल, और फिर उस पर भी उन्होंने डांटा। बहुत जगह स्मिता प्रकाश को डांट सुननी पड़ी है गृह मंत्री की, क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछ क्यों रही हैं। ऐसा लगा जैसे कि शायद सवाल दिए नहीं थे, पहले से बताई नहीं थी कि ये पूछूंगी, वरना ये सब सवाल नहीं आते। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो नसीहत वाली बात जो आई है डॉक्टर साहब, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए हम लोग। उपराष्ट्रपति का, अब आप देखिए उपराष्ट्रपति के जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जज हैं, और उन पे अगर उनके किसी फैसले पे अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो ये देश किस दिशा में जा रहा है। आप कैंडिडेट हैं आज उपराष्ट्रपति पद के। उपराष्ट्रपति का पद जो है पॉलिटिकल पद नहीं है, ये हम सब जानते हैं। नंबर 2 का पोजीशन है देश में। नंबर 1 पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, ये सब जानते हैं। एक दूसरा नागरिक कहां गायब हो गया पता नहीं है, उसकी पड़ताल के लिए कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं, हो गया, बात खत्म। अब आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। कहां जा रहा है देश डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, देश अंधकार की तरफ जा रहा है। एक दो चीजें जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने एक दो नामों का जिक्र किया, के कामराज का जिक्र किया। हमारे देश की राजनीति में बहुत लंबी फहरिस्त ऐसे कामयाब राजनेताओं की है जिनके पास इस तरह की औपचारिक शिक्षा या डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं। एम करुणानिधि जी मिडिल पास थे। टी अंजैया राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री। आज भी इस देश में जितने श्रम कानून है, मजदूर हितैषी, कामगार हितैषी, वो टी अंजैया के समय की थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष रहे, सिर्फ मिडिल पास थे। सी के जाफर शरीफ, उमा भारती, ये सारे लोग, उमा भारती तो 6वीं पास, लेकिन राजनेता के तौर पर मुख्यमंत्री रही, केंद्र में मंत्री रही। डिग्री छुपाने की या झूठ बोलने की कोशिश किसी ने नहीं। नरेंद्र मोदी के मामले में ज्यादा गंभीर बात यह है, जो मैं शुरू में कह चुका हूं, उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अगर सचमुच कानून अपना काम करे और किसी दिन यह सिद्ध हो जाए कि डिग्री फर्जी बनाई गई थी, 9 मई 2016 को दो मंत्रियों ने फर्जी डिग्री दिखाई थी, तो यह अपराध है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। मैं उनके चुनाव के अवैध होने के बाद यह और जोड़ना चाहता हूं, वे जेल जा सकते हैं। विधिवत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री बनवाने, फर्जी डिग्री प्रस्तुत करने, नामांकन पत्र में उस फर्जी डिग्री का उल्लेख करने के अपराध में जेल जा सकता है, अगर कानून अपना काम करे तो। जहां तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव और उस प्रत्याशी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों का सवाल है, अमलेंद्र जी ने ठीक कहा, जब भी अदालत की आसंदी से कोई फैसला होता है तो वो न्याय की कसौटी पर कसा हुआ होता है। वो संविधान, भारत के न्याय, नैसर्गिक न्याय, इन सब की कसौटियों पर होता है। तो व्यक्तिगत तौर पर वो फैसला कौन कर रहा है, उसकी आलोचना बाद में इस आधार पर नहीं हो सकती कि वो चुनाव लड़ने जा रहा है। और वो फैसला क्या था? उन्होंने कहा था कि राज्य को यह अधिकार है कि वो किसी ऐसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हिंसा का सहारा ले सकता है, लेकिन नागरिकों को यह अधिकार तो नहीं। इस फैसले की आलोचना में आज अगर वे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप उन्हें नक्सल समर्थक कैसे कह सकते हैं? इस देश के इतिहास में पिछले दशकों में न जाने कितने आतंकवादी, देश विरोधी संगठनों के साथ सरकारों ने समझौते किए हैं। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में सरकार में आने के बाद नागालैंड के देश विरोधी घोषित रूप से आतंकवादी संगठनों के साथ बैठक की थी, उनके पृथक झंडे को मान्यता दी थी। राजीव गांधी के समय असम अकॉर्ड हुआ था। वे सारे संगठन देश के विरोध में थे, उस वक्त देश को तोड़ने का काम कर रहे थे। तो कोई राजीव गांधी को आज इस नाते देशद्रोही कहने लगे, या जो असम मुक्ति मोर्चा था या बोडो आतंकवादी थे उनका समर्थक कहने लगे, तो ये तो नाइंसाफी होगी। तो मैं समझता हूं इस वक्त नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बौखला गए। उनका संपट नहीं बैठ रहा किस मुद्दे से किस तरह पार पाए। इसलिए गृह मंत्री देश को धमकी दे रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को ढूंढने की कोशिश बंद कर दीजिए। और कितने हास्यास्पद बात है डॉक्टर साहब, वे बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि आपने पढ़ा नहीं, उनके इस्तीफे में लिखा था तबीयत खराब। इस देश का प्रधानमंत्री एक क्रिकेटर की उंगली में मोच आ जाने पर ट्वीट करता है। संसद में हुई तथाकथित धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद के सिर पर बड़ी बड़ी मोटी पट्टियां बांधकर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है।
कतार लग जाती है केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की उनकी मिजाज कुर्सी के लिए, और देश का उपराष्ट्रपति बीमार है, कहां भर्ती है, किस अस्पताल में है, किस गांव के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती है, एम्स में भर्ती है कि मेदांता में, कोई तो देखने जाए। जिस सरकार ने उसे उपराष्ट्रपति बनाया था, जिस पार्टी ने उपराष्ट्रपति बनाया था, उसे चिंता नहीं है उनका उपराष्ट्रपति बीमार है। गृहमंत्री कह रहा बीमार है, एक बार देखने तो चले जाइए, किसी को भेज दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय का कोई उप सचिव स्तर का अधिकारी चला जाए, पीआई भी एक प्रेस नोट जारी कर दे कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्रालय की ओर से उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए फलाने खचेरे लाल आईएएस गए थे देख। इस सरकार को चिंता ही नहीं, उपराष्ट्रपति बीमार है और लापता है, तो देश कहां जा रहा है, इसका पर्याप्त संकेत है उपराष्ट्रपति की गुमशुदगी। अंतिम बात, उनके इस्तीफे पर भी तो कुहासा है डॉक्टर साहब। राष्ट्रपति भवन कह रहा है हमको नहीं पता वे मिलने आए थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन कह रहा है हमें नहीं पता किस तारीख किस समय उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र राष्ट्रपति जी ने मंजूर किया। तो सचमुच में उन्होंने इस्तीफा दिया भी है कि नहीं, कि गजट नोटिफिकेशन हो गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से? कोई समक्ष भेंट प्रमाणित नहीं है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। त्याग पत्र पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की कोई सूचना नहीं है। राष्ट्रपति सचिवालय गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का हवाला देकर चुप्पी साध लेता है। तो डॉक्टर साहब, हम चंद्रकांता संतति के रहस्य लोक में पहुंच गए। ये देश अय्यारों के हाथ में है, किसी को भी गायब कर दिया जाता है, किसी की डिग्री नहीं दिखाई जाती। तो इससे निकलेंगे कैसे? अब देवी नंदन खत्री तो है नहीं कि वे बताएं कि इन अय्यारों पर कैसे काबू पाया जाए, इन क्रूर सिंहों पर कैसे काबू पाया जाए। ये बताने के लिए अब किसी देवकी नंदन खत्री को आना होगा, और उसका नाम हो सकता है राहुल गांधी हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है राहुल गांधी हो। राहुल गांधी कर रहे हैं अपना काम। प्रशांत जी, जरा उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उसमें अब आपको लगता है, जरा समझना चाहता हूं कि यहाँ अब पूरा का पूरा इस चुनाव को भी वैसे ही पॉलिटिकल चुनाव बना दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है जब आप सीधे जजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? देखिए, जस्टिस रेड्डी के पक्ष में 1 2 नहीं 18 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस का साझा बयान आया है। ये बड़ी बात है। और जब ये चुनाव शुरू हो रहा था और जब इनका नाम आया, तो भी मैंने कहा था कि ये चुनाव आरएसएस के एक प्रचारक बनाम सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस रेड्डी के बीच होगा, और ये परसेप्शन का चुनाव होगा। ये चुनाव इमेज का चुनाव होगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। आरएसएस को कितना भी वो लाल किले से मोदी जी ने कह दिया सबसे बड़ा एनजीओ है, लेकिन आरएसएस को अभी भी समाज में स्वीकृति नहीं है, उसकी स्वीकार्यता उस तरीके से नहीं है। और तो इसलिए राधा कृष्णन के सामने जस्टिस रेड्डी का जो उम्मीदवारी थी वो शुरू से भारी थी। और अब 18 जजेस भी आ गए सामने, तो अब बड़ा साफ संदेश गया है कि पूरे देश में, चाहे वो जज हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, पत्रकार हो, कोई भी पढ़ा लिखा जो समाज है, प्लस विपक्षी पार्टियों का जो जनाधार है अपना जी, जो आज की तारीख में लगभग उतना ही है जितना एनडीए का है, मामूली फर्क है। तो उस पूरे जनाधार में जस्टिस रेड्डी और बीजेपी का आप ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि हो सकता है कि वो वोट दे दे टीडीपी राज्यसभा में या लोकसभा में, या इनके दूसरे सहयोगी दल जेडीयू, लेकिन इनकी आरएसएस के प्रति क्या स्वीकार्यता मान ली जाएगी उससे?
ऐसा नहीं होगा। वो तो पॉलिटिकल मजबूरी है जिस वजह से वो वोट देंगे। तो बीजेपी ने इसमें एक जिसको कहे कि अमित शाह ने इस तरीके का बयान देकर जो है अपना नुकसान किया। इस चुनाव में नंबर उनके साथ था, नंबर में तो कोई विवाद नहीं है। जब नंबर आपके साथ है तो आपको इस चुनाव को विवादित बनाना, इसमें गंदी राजनीति लाना कैसे आवश्यक था? अनावश्यक आपने जो है सेल्फ गोल किया है, और इसका पूरी दुनिया में संदेश एक गया है कि आप, और खासकर आप जब कि 18 जजेस ने बयान दिया है, साझा बयान दिया है, एक बात। दूसरी बात कि जो बिहार में SIR का मामला चल रहा है, देखिए सोशल मीडिया में जनता के बीच में वो मामला चला गया है। कल राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बुलेट मोटरसाइकिलों पर यात्रा निकाली है, सोशल मीडिया में करोड़ों मिलियंस वो हो गया है, ट्रैफिक गया है उसका। ये पूरा वोट चोरी का मामला पे अब लोगों ने, इंडिपेंडेंट जो सोशल मीडिया में लोग हैं जो तमाम फिल्मी गानों और इन सब पे रील्स बनाते, उन्होंने रील्स बनाना चालू किया है। तो ये समाज में जा रहा है, और बीजेपी ने इस मामले पर चुनाव आयोग के साथ खड़े होने का जो फैसला है, जो 65 लाख लोग वोट कटे हुए उनके विरोध में खड़े होने का जो फैसला किया बीजेपी ने, ये राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। आप इलेक्शन कमीशन के जरिए हमेशा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और चुनाव जीत भी जाएंगे अगर हेर फेर करके, तो आपकी जनता में स्वीकृति नहीं होगी। जिस भी दिन आप सत्ता से जाएंगे तो उस दिन सब कुछ फिर, जैसे आप कह रहे हैं कि तमाम फाइलें खुलेंगी, डिग्री की भी खुलेगी और SIR की भी खुलेगी, ज्ञानेश कुमार की भी खुलेगी, राजीव कुमार की भी खुलेगी जी। राहुल गांधी इसको कई बार संकेत तो इसका देते रहते हैं। एक और मामला है मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने वाला और उनको पद से हटाने का मामला, जो एक पुलिस राज को कायम करने की कोशिश हो रही है। इस मामले पे जो JPC बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जहां बिल अब गया है, इंडिया गठबंधन की पार्टियां और विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी उससे बायकॉट कर रही हैं। अब वो JPC में ही नहीं जा रही हैं। आप सोचिए कि सरकार का क्या विश्वसनीयता है कि आपने एक JPC बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ही नहीं, क्योंकि उसमें विपक्ष है ही नहीं। तो उसकी जो रिकमेंडेशन होगी, उसका क्या स्थिति होगी, ये बात अलग है कि वो बिल कभी भी नहीं आ पाएगा, कम से कम इस लोकसभा में, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स नहीं है संवैधानिक संशोधन के लिए, और इनकी अपनी पार्टियां भी उसमें साथ में नहीं है। तो बीजेपी राजनीतिक रूप से एक बहुत अजीब दौर में प्रवेश करती जा रही, जो बहुत डिफिकल्ट है। चाहे वो डिग्री का मामला हो, चाहे 65 लाख लोगों के मताधिकार को खत्म करने के में ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग के साथ खड़े होने का मामला हो, या मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने का मामला हो, ये सब मामलों में बीजेपी एक बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो राजनीति की तरफ जा रही है, जो कि बहुत उनको भविष्य में महंगा पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं, समय खत्म हो गया है। थोड़ा सा छोटा कमेंट सुनील जी, क्या आप जो बता रहे थे अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आप कर रहे थे, प्लीज उस बात को आगे बढ़ाइए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार ने जिस उम्मीदवार को ले आया विपक्ष, उसने पूरे चुनाव की नैरेटिव को बदल दिया है, वैचारिक आधार पर संघर्ष को उतार दिया है कि संघ के साथ आप खड़े हैं या संघ के विरोध में आप खड़े हैं। और दूसरी चीज की जो रेड्डी साहब ने बात की है कि वह संवैधानिकता के मुद्दे पे खड़े हैं, संविधान बचाव का जो सवाल है वह उनके लिए प्राथमिक विषय, एक गैर राजनीतिक चुनाव कराने की कोशिश की है विपक्ष ने। और यह जिस तरीके से विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी साहब पे हमले किए जा रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को बताता है कि ये संभव है कि कुछ लोगों के मन में जो एक
संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण या उनके गिरावट को रोकने को लेकर के चिंतित है, वह रेड्डी साहब को मतदान करें या उनका समर्थन करने लगे। और यह जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने उनकी आलोचना की है, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल उन बातों को लेकर के आ रहा है, उनके निर्णयों को, और केवल एक निर्णय, जो व्यक्ति कई वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रहा हो, उसके एक निर्णय को लेकर के आ पा रहे हैं, सलमा जुलूम को लेकर के, बाकी किसी निर्णय की कोई चर्चा नहीं है। वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश रहे, वह सर्वोच्च न्यायालय में भी कई साल तक रहे, बाकी लोगों की बात तक चर्चा कीजिए आप। और दूसरी चीज, जजमेंट अगर एकल पीठ है तो आप कह सकते हैं कि फला जज की का निर्णय है, लेकिन जिस मामले के निर्णय का उल्लेख किया जा रहा है वो तो दो सदस्यीय खंडपीठ थी, जस्टिस निर्जर साहब थे और रेड्डी साहब थे। तो खंडपीठ के निर्णय को आप किसी एक जज के ऊपर कैसे थोप सकते हैं, और क्यों करना चाहिए? गोया कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी उम्मीदवारी को लेकर के आप आलोचना करने या सवाल खड़े करने की स्थिति में आप नहीं है। उनकी विचारधारा को लेकर के आप सवाल खड़े करने की स्थिति में नहीं। ये माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बात कहना चाहती है लोगों के बीच में, जिस तरह का नैरेटिव बनाना चाहती है, वो नहीं चलने वाला है। और इस बात का बहुत, हालांकि मैं नहीं मानता कि एनडीए के उम्मीदवार के ऊपर कोई चुनौती है, लेकिन उनके आरएसएस के पृष्ठभूमि के होने के नाते से एक विरोध की स्थिति निकल सकती है, बन सकती है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि एनडीए को समर्थन देने वाला प्रत्येक राजनीतिक दल संघ का भी समर्थक है या संघ की विचारधारा का भी समर्थक है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। और इसीलिए इस विषय को जो विपक्ष के उम्मीदवार ने बहुत गंभीर बना दिया। यह जरूर है कि मैं चुनाव जीतने को लेकर के, या अब हम लोग थोड़ी सी एक टिप्पणी में कर देता हूं एसआईआर को लेकर। एसआईआर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रुख रुझान है और उसका निर्वाचन आयोग के साथ खड़े होना जो दिख रहा है, वह उसको बहुत उसकी राजनीतिक कीमतों से वसूल करेगा। और बिहार राज्य में जो लोकप्रियता, आम लोगों की जो भागीदारी, जो जन समर्थन राहुल गांधी ने हासिल किया, वह मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ती हुई नाराजगी का ही परिचायक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा क्लोजिंग कमेंट की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल घमासान के रूप में हम देखते हैं? आने वाले समय में क्या उस घमासान की हम उम्मीद करें, जैसे बात कर रहे हैं अमित शाह? दरअसल अमित शाह एक केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी गरिमा खो चुके हैं। जिस तरह के बयान वो लगातार देते रहे, उन्हें इस तरह की बयानबाजी की कतई जरूरत नहीं थी जो रेड्डी साहब के बारे में उन्होंने कहा। खंडपीठ का फैसला था, खंडपीठ के फैसले ने यही कहा कि सलवा जुलूम आप नहीं कर सकते इस देश के वे लोग, क्योंकि दोनों ही अपने देश के नागरिक हैं। एक इस देश के एक नागरिकों को दूसरे नागरिकों के प्रति भड़काने की कोशिश सलवा जुलूम ने की, जो नहीं होनी चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं। बीजेपी इस चुनाव का जिस तरह राजनीतिक फायदा उठाना चाहती दिख रही थी, उससे लगा था कि तमिलनाडु के उम्मीदवार को खड़ा करके वो तमिलनाडु के वोटों को पाएगी, तेलुगु, आंध्र और तेलंगाना के का समर्थन पाएगी, वो उसे मिलता नजर नहीं आ रहा। यह बात तय है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे लगभग तय हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि क्या होने वाला है। क्योंकि चुनाव में सांसद वोट देते तो निश्चित ही बीजेपी विपक्ष का उम्मीदवार हारेगा और बीजेपी समर्थक पार्टियों के नेता जीतेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन फिर भी जो कायदे से कोशिश ये होती कि कोई सर्वसम्मत व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होता, क्योंकि वो व्यक्ति राज्यसभा का भी सभापति होता है, सभापति किसी दल का नहीं होता। कोशिश होती कि कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्विवाद हो, सबकी सहमति से बनता, लेकिन उसके लिए बीजेपी नहीं चाहती थी। दरअसल बीजेपी की चिंता यह है कि वो अपने पुराने संघ के लोगों को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर, उन्हें चुन चुनकर कैसे पद दे, ये उसकी कोशिश रही थी और ये कोशिश भी वही है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ कहाँ हैं,
उनके बारे में कोई बात बताने के लिए तैयार नहीं। बस ये कहीं छोटी सी खबर मैंने देखी कि वो योगा कर रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और उपराष्ट्रपति एवेन्यू में अपने घर पर ही हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे। तो बयान दिया जाता कि कोई ना कोई जाता, जैसा कि राकेश पाठक जी ने भी कहा, कोई जाता सरकार की ओर से, उनकी मिजाज खुशी पूछता, रेस्टोरेंट जारी होता तो एक गरिमापूर्ण तरीके से सरकार की इज्जत बनी रहती। लेकिन ऐसे सैकड़ों मौके आए पिछले 10-12 साल में जब इस सरकार ने गरिमापूर्ण कार्य करने की जरूरत महसूस नहीं की। उसे गरिमा से मतलब नहीं है, केवल क्षुद्र मुद्दों को उठाकर उसने राजनीति की है। ये कभी भी सराहना का विषय नहीं हो सकता। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सराहना का विषय नहीं हो सकता। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उसके अलावा SIR जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर, और इन सब के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो यात्रा चल रही है, कल से ये यात्रा और आगे बढ़ेगी। और उधर दरभंगा में राहुल गांधी को जहां वो रुकना था, नाइट हॉल्ट करना था, उसकी अनुमति नहीं मिल रही है। ये सारी खबरें आ रही हैं। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी की इस यात्रा में समर्थन देने के लिए। तो बहुत कुछ है, अभी होना बाकी है। और अब इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। 98.2% नहीं बल्कि अब 99.1% जो जांच कर लिए गए हैं 7,24,00,000 मतदाताओं के जो नाम हैं उसमें से इतने की जांच हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, बिल्कुल। चलिए, सब कुछ अच्छा हो इसकी उम्मीद हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बंशीलाल धोलपुरिया साहब हमारे साथ हैं, उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आजाराम जी हमारे साथ, आजाराम परिहार, और परमार बाबूलाल भी हैं, देवेंद्र माहित साहब भी हैं 1978, और AK हमारे साथ बने, नरसिंह कुंदलवाल साहब हैं, लिख रहे हैं कि अमित शाह को ये सब याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं, गृह मंत्री हैं, आप सिर्फ गृह मंत्री हैं। देश की सुरक्षा ED, CBI और इनकम टैक्स विभाग ही आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय आपके अधीन नहीं है। पूरन पाटीदार साहब भी हैं, लिख रहे हैं प्रधानमंत्री का पूर्व जन्म के पुण्य खत्म हो चुके हैं, अब इसी समय से उल्टी गिनती चालू हो गई है। शुभ रात्रि, आपको भी शुभ रात्रि। पूरन पाटीदार साहब, ज्योति जी बल्ले बल्ले लिख रही हैं, और परमार जी भी हैं, उदय प्रसाद सिंह साहब भी हमारे साथ, और इमोजी पजल भी हैं हमारे साथ बने हुए हैं। लिख रहे हैं कि विपक्ष के सभी सांसदों और विधायकों को अपनी अपनी डिग्री सोशल मीडिया पर डालने की मुहिम चलानी चाहिए। और अफसर साहब भी हैं, उदिता जैन जी का लिखना है कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि बिहार में वे एक माफ़ी चाहूँगा, कहाँ गया आप, कहाँ, एक वोट भी चोरी नहीं होने देंगे। ये सच है कि उनके प्रयास से लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन क्या ये सिर्फ जागरूकता के आधार पर वोट चोरी रोकी जा सकती है? इमोजी पजल का कहना है विपक्ष के सभी सांसदों और विधायकों को अपनी अपनी डिग्री सोशल मीडिया पर डालने की मुहिम चलानी चाहिए। विपक्ष के सभी सांसदों और विधायकों को अपनी अपनी डिग्री सोशल मीडिया पर डालने की मुहिम चलानी चाहिए। उमर अली साहब हैं, बख्तावर साहब गुड नाइट लिख रहे हैं, और ऐसे राजेश कुमार धनखड़ साहब भी गुड नाइट लिख रहे हैं, कुमार राजेश जी हैं हमारे साथ, और बंशीलाल धोलपुरिया साहब, जाहिद सारंग भी हमारे साथ हैं, उमेश चंद्रा जी भी हैं, और नोमान अंसारी साहब, रेजिमिंस जी, गौरी शंकर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।